गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। हम लोगों ने देखा अब तक सामाजिक जीवन, गुप्त काल का सामाजिक जीवन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, स्थापत्य, सिक्के एवं शासक के संबंध में। आज हम लोग देखते हैं गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। स्वर्ण अर्थात सोना। सोना जो है एक ऐसी धातु है जो हर किसी को पसंद है। हर कोई किसी को सोना पसंद होता है और सोना वो हर कोई चाहता है कि उसको मिले। भारतीय परंपरा में मानव इतिहास भारतीय परंपरा में मानव इतिहास में स्वर्ण युग ऐसे युग को माना जा सकता है जिसमें किसी तरह के कोई भेद नहीं हो, स्त्री पुरुष में कोई भेद ना हुआ हो, स्त्रियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता हो, विज्ञान, सामाजिक जीवन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, स्थापत्य, भाषा, नैतिकता, इन सब चीज़ों में पूरी तरह से प्रगति हुई हो। साथ ही चोरी, डकैती, लूटमार, इन सब चीज़ों का नामो निशान नहीं हो। महिलाओं के साथ बदतमीजी, इस तरह का कहीं कोई नामो निशान नहीं हो। लोग अपने घर में ताला नहीं लगाते थे, निर्भय होकर रहते थे, खुलकर रहते थे। अगर ये सभी चीज़ें एक शासन काल में उपलब्ध हो जाती हैं, एक युग में उपलब्ध हो जाती हैं, या एक शासन काल एक साम्राज्य में उपलब्ध हो जाती हैं, तो उस साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। और ये संभव हो पाया गुप्त काल में। इतिहास लेखन की ग्रीको रोमन अवधारणा में यूनानी कवि हेसियोड ने युग चक्रवादी परंपरा में मानव इतिहास के सबसे अच्छे युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। यानी जो ये सभी नियमावलियां हैं, क्राइटेरिया हैं, ये सभी चीज़ें अगर मानव इतिहास में किसी एक शासन काल में या एक समय में पूरी हो जाती हैं, तो रोमन कवि, यूनानी कवि हेसियोड ने इस परंपरा को स्वर्ण युग कहा गया है, स्वर्ण युग माना है। इसके अनुसार स्वर्ण युग मानव की श्रेष्ठतम स्थिति से संबंध है। यानी हम जब अपने श्रेष्ठ को प्राप्त कर लेते हैं, अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो मानव इतिहास में इसे स्वर्ण युग की स्थिति कहा जाता है। ये एक काल की अवधारणा हो सकती है, एक समाज की अवधारणा हो सकती है, एक देश के शासनकाल की अवधारणा हो सकती है। यानी एक देश के शासनकाल में अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो निश्चित रूप से स्वर्ण युग कहा जाता है। जिस काल में उस देश की संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर रही है। इतिहास में कई युग आते हैं, इनमें जिस भी युग में मानव सर्वाधिक सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक उन्नति करता है, उस युग को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। सामाजिक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पुरुषों और स्त्रियों में भेदभाव न हो, स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना, स्त्रियों के साथ में किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं होना। उसके अलावा सामाजिक स्तर में लूट मार, डकैती, चोरी, ये सब चीज़ों का बिल्कुल नामो निशान नहीं होना, ये सब चीज़ें नहीं होना, ये सामाजिक जीवन में आता है। सांस्कृतिक रूप में कला, नृत्य कला, संगीत, ये सभी चीज़ों की उन्नति होना, भाषा की उन्नति होना, ये सब चीज़ों का उन्नति होना सांस्कृतिक चीज़ें आता है। भौतिक चीज़ों में क्या होता है, आर्थिक और भौतिक दोनों चीज़ों हो जाती है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थ रूप में ये सब चीज़ों की प्रगति होना, ये सभी चीज़ें अगर एक साथ प्रगति हो रही हैं, निश्चित रूप से ये स्वर्ण युग कहा जाता है। एथेंस यानी यूनान में एथेंस का स्वर्ण युग पेरिक्लीज 443 से 429 ईस्वी पूर्व के युग को कहा जाता है। यूनान में पेरिक्लीज के जो शासनकाल था उसको स्वर्ण युग माना जाता है। उसके बाद रोमन सभ्यता का स्वर्ण युग जो है वो अगस्टस 31 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व तक के शासनकाल को माना जाता है। अगस्टस रोम का सबसे महानतम सम्राट माना जाता है और उसके शासनकाल को स्वर्ण युग माना जाता है। यहाँ मैं बता दूं कि अगस्टस के नाम पर ही ये जो हम लोग अंग्रेजी भाषा में जो महीने के नाम है अगस्त महीना, वो इसी अगस्टस के नाम पे रखा गया है। चूँकि अगस्टस के समय रोम ने भौतिक, नैतिक व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की थी, इसलिए अगस्टस को
अगस्टस के शासनकाल को रोम का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारतीय इतिहास के संबंध में देखें, तो गुप्त काल में ज्ञान, विज्ञान, कला, स्थापत्य एवं साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति हुई। राजनीतिक दृष्टि से समुद्रगुप्त ने समस्त भारतवर्ष को जीत लिया। समुद्रगुप्त स्वयं कला एवं साहित्य में रुचि रखता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कई विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबारी विद्वानों में कालिदास, वराहमिहिर, वररुचि, शकुंग, वेताल, भट्ट, घटकरपर, धन्वंतरी, क्षपणक एवं अमर सिंह उसके दरबार के नवरत्न कहे जाते हैं। ये सभी जो नवरत्न थे ये अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जैसे कालिदास साहित्य के क्षेत्र में महान विद्वान थे, तो वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे, धन्वंतरी वैद्य थे। इस तरह से देखा जाए तो कई ये लोग अलग अलग क्षेत्र के विद्वान थे और इन सभी लोगों को, विशेषज्ञों को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों का दर्जा प्राप्त था। जो 9 मुख्य लोग थे, दरबार के मुख्य दरबारी जो थे वो ये लोग थे। इन लोगों को मुख्य दरबार नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था। डॉक्टर एल डी बार्नेट के अनुसार गुप्त काल को भारत के इतिहास में वही स्थान है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लीज युग का था। यानी पेरिक्लीज युग को यूरोपियन इतिहासकार यूनान का स्वर्ण युग मानते हैं, उसी तरह भारत के इतिहास में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। भगवत शरण उपाध्याय ने भी गुप्त युग को स्वर्ण युग मानते हुए उसकी तुलना यूनान के पेरिक्लीज युग, रोम के अगस्टस युग, इटली के पुनर्जागरण काल एवं इंग्लैंड के एलिजाबेथ काल से की है। वी.ए. स्मिथ, आर.सी. मजूमदार, ए के मजूमदार, एम हेंडेल, आर.एन. दांडेकर एवं के.एम. मुंशी आदि कई विद्वानों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग माना है। इन्होंने अपने मत के समर्थन में तर्क भी दिए हैं। इन सभी लोगों ने, इन सभी इतिहासकारों ने निर्विवाद रूप से भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना है। कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ गुप्त काल के प्रमुख कवि और नाटककार थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम जैसे श्रेष्ठतम साहित्य की रचना की। इस प्रकार इंग्लैंड के शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जा सकता है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त जैसे नक्षत्र वैज्ञानिक गुप्त युग की ही देन है। यानी वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे नक्षत्र वैज्ञानिक खगोल शास्त्री ये भी गुप्त युग के ही देन है। ये तीनों गुप्त काल के ही थे। गुप्त काल में ही असंग, वसुबंधु एवं संगरक्षित जैसे बौद्ध दार्शनिक हुए। यानी ये दूसरे धर्मों को भी समान दृष्टि से देखते थे। गुप्त प्रशासन यद्यपि हिंदू धर्म को मानते थे, यानी गुप्त शासक जो थे वो हिंदू धर्म को मानते थे, उसके बावजूद अन्य धर्मों के प्रति भी वो सौहार्द की दृष्टि से देखते थे, प्रेम की दृष्टि से देखते थे, उनके लिए भी वो समान भाव रखते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति अमार्कदेव बौद्ध था। वसुबंधु समुद्रगुप्त का मित्र था। चीनी यात्री फाहयान बताता है कि गुप्त सम्राटों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। दिल्ली का लौह स्तंभ एवं अजंता की गुफाओं के उत्कृष्ट चित्रकारी गुप्त काल के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। यानी कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी लौह स्तंभ, दिल्ली का जो लौह स्तंभ है या अजंता की गुफाएं हैं जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये सभी चीज़ें ये दिखाती हैं कि कला और स्थापत्य में भी गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जा सकता है। ये अभी कला और स्थापत्य के क्षेत्र में ये चरमोत्कर्ष यानी सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए इसे स्वर्ण युग माना जा सकता है। रोमिला थापर ने स्वर्ण युग अथवा क्लासिकल युग को परिभाषित करते हुए लिखा है कि क्लासिकल युग वह युग है जिसमें साहित्य, वास्तुकला तथा ललित कलाएं उत्कर्ष के ऐसे स्तर पर पहुंच जाएं कि आने वाले समय के लिए वह आदर्श बन जाएं। यह परिभाषा गुप्त काल के संदर्भ में हमें स्वर्ण युग का दर्जा देने को बाध्य करता है। निश्चित रूप से साहित्य कला और ललित कला, साहित्य, वास्तुकला और ललित कला की जो स्थिति रही है गुप्त काल में, आज उसको आदर्श के रूप में देखा जा सकता है। वैसी स्थिति वो अपने सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी और उस स्थिति को हम लोग आदर्श के रूप में देखते हैं और प्रयास करते हैं कि हम उस स्थिति को प्राप्त करने का कोशिश करें, प्राप्त कर पाएँ, ऐसा हम कोशिश करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें बाध्य करती हैं कि गुप्त काल को हम स्वर्ण युग मान लें। आर.सी. मजूमदार ने लिखा है, गुप्त सम्राटों ने भारतीय इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी और उन्होंने ऐसा आदर्श पेश किया जो कि भविष्य में अनुकरणीय था।
उस काल में लोगों ने सभी क्षेत्रों में ऐसी उन्नति की जिसकी आज भी सराहना होती है। निश्चित रूप से आर्यभट्ट की जो देन है वो आज भी हम लोग देखते हैं। जीरो, दशमलव प्रणाली, अलजेब्रा, बीजगणित, ये सभी आर्यभट्ट की देन है। आज भी हम लोग उसको पढ़ते हैं, आज हजारों साल बाद भी उसको हम लोग समझते हैं। ऐसी कई चीज़ें रही हैं जो वराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये सभी चीज़ें जो रही हैं, ये सभी चीज़ें जो रही हैं, ये हमें गुप्त काल को स्वर्ण युग मानने पर मजबूर कर देती हैं। इतनी उन्नति विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन में, जो कि किसी युग में इसके पहले अशोक का मौर्य वंश रहा, अशोक का वंश रहा, चंद्रगुप्त का वंश मौर्य रहा, का शासन रहा, लेकिन जो तरक्की, जो उन्नति गुप्त काल में हुई वो इसके पहले कभी नहीं हुई थी। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है। परंतु कुछ साहित्यकार ऐसे भी हुए जो इसे स्वर्ण युग नहीं मानते हैं। तो अच्छी चीज़ों की कमी निकालना ये मनुष्य का स्वभाव है। 10 लोग अगर हैं तो 10 लोग एक मत नहीं हो सकते, ये सत्य है। 10 में 1 लोग जरूर होंगे, 2 जरूर होंगे जो आपका विरोध करेंगे, उस मत को विरोध करेंगे। निश्चित रूप से होते हैं, कुछ लोग नकारात्मक सोच के होते हैं, मैं किसी को टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु गुप्त काल को स्वर्ण युग न मानना ऐसे भी कुछ लोग हुए हैं, जिसमें डॉक्टर D.N. झा एवं कृष्ण मोहन श्रीमाली आदि विद्वानों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग नहीं माना। अपने मत को सिद्ध करने हेतु तो इन्होंने गुप्त काल की बुराइयों को खोजने का प्रयास किया, परंतु हम तो चांद में भी दाग होने की बात करते हैं, लेकिन इससे चांद की खूबसूरती कम नहीं होती। अगर साहित्य की दृष्टि से देखें, एक कवि की दृष्टि से देखें, तो हम लोग खूबसूरती का पर्याय, सुंदरता का पर्याय मानते हैं चांद को। यानी हम लोग किसी को बोलते हैं कि आप खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं तो कहते हैं कि चांद की जैसे आप खूबसूरत दिख रहे हो। यानी कि आप चांद की तुलना आप सुंदरता का से करते हो, यानी उसकी सुंदरता को आप चांद से करते हो, तो चांद में भी लोग दाग मान लेते हैं। तो आपको बुराइयां खोजने के लिए आप तो किसी में भी बुराइयां खोज सकते हो, लेकिन जो सत्य है, जो प्रामाणिक सत्य है, उसको आप बदल नहीं सकते। तो बुराई किसमें नहीं है, हमें अपना ध्यान बस केंद्रित रखना है, लोगों की बातों को नहीं सुनना है। और जितनी चीज़ें हैं, जो एक नियम अगर बोला जाए, एक प्रक्रिया बोला जाए गुप्त काल को स्वर्ण युग मानने की, तो वो सभी प्रक्रियाओं को गुप्त काल पूर्ण करता है। स्वर्ण युग मानने की सभी प्रक्रियाओं को गुप्त काल पूर्ण करता है। और हमें गर्व है अपने युग को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा भी मिलती है इस गुप्त काल से। हमें गर्व है कि भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। हमारे समय में भी, यानी हमारे देश में भी स्वर्ण युग हुआ था, स्वर्ण युग था, और हम प्रयास करें कि हम उसके जैसा स्वर्ण युग फिर से ला सकें। जैसा यूनान में अगस्टस के समय था, पेरिक्लिस के समय था, रोम में अगस्टस के समय था, भारत में गुप्त काल के समय था। इतिहास में स्वर्ण युग का दर्जा इन्हीं 3 शासकों ने लिया है, इन्हीं 3 शासकों के शासनकाल में लिया है। इसके अलावा इतिहास में किसी भी काल को स्वर्ण युग का दर्जा नहीं माना गया। तो आज के लिए हम लोगों ने देखा आज गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।